हेलो एवरीवन, आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सातवाहन वंश से संबंधित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में या हम भारत के स्तर पर भी देखें तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो शुंग वंश, सातवाहन वंश, इस प्रकार के जो वंश है, चेदी वंश, ये सब वंशों का उदय होना प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसमें कि सातवाहन वंश की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक रूप से अगर सातवाहन वंश की अगर बात करते हैं तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो उसके पश्चात दक्षिण कौशल में, हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल में आपका सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना हुई। दक्षिण कौशल का अधिकांश भाग जो रहता है वो सातवाहन के प्रभाव में रहता है। मतलब ये है कि जो सातवाहनकालीन शासक होते हैं वो छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसके संस्थापक की बात करेंगे तो इसके संस्थापक शिमुक रहते हैं। ठीक है, इनके जितने भी अभिलेख प्राप्त होंगे आपको वो सब किस भाषा में है? आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगे आपको। ठीक है, इनकी जो राजधानी है वो है प्रतिष्ठान, ये भारत में। लेकिन अगर हम इनकी क्षेत्रीय राजधानी की बात करेंगे तो वो मल्हार में है आपकी। ठीक है, इनका शासनकाल आपका 72 से 200 ईस्वी के बीच छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और प्रमुख शासक कौन मिलेंगे आपको? अपीलक, वरदत्तश्री और वेदश्री। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में सातवाहन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं तो आपको याद रखना है। और क्या क्या मिले, तो पहले हम देखते हैं क्या क्या मिले हैं। जैसे हमको मुद्रा मिली है, काष्ठ स्तंभ मिला है, शिलालेख मिला है, प्रतिमा मिली है, स्थापत्य मिला है, यात्रा वितान। देखिए, इनके माध्यम से आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि सातवाहन कालीन क्या क्या साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम देखेंगे कि देखिए, अगर आप मैप के थ्रू देखना चाहें तो मैप में आप देखेंगे कि जो आपका कलिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपका सातवाहन एम्पायर पड़ता है और ऊपर आपका उज्जैन है। ठीक है, इस तरह करके आपका यहाँ इसकी स्थिति दर्शाई गई है। चलिए हम आगे देखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य हमको बालपुर से भी मिला है। ठीक है, हमको मल्हार से भी मिला है और हमको चकरबेड़ा से भी मिला है। पहले हम समझते हैं कहाँ से? हम समझते हैं बालपुर। ठीक है, आप देखेंगे शक्ति से हमको क्या क्या मिला है? सबसे पहले हमको मिला है राजा अपीलक का सिक्का। वो भी किसका? तांबे का। पूछता है ना किसका, किस धातु का? तो तांबे का। देखिए दिख रहे ना आपको। ठीक है, और हमको क्या मिला है? साथ ही साथ हमको मिला है गौतमी पुत्र सातकर्णी के चांदी के अवाक्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर हुआ आप लोग को? देखिए इस प्रकार के सिक्के हैं। ठीक है, इमेज के थ्रू अगर आप समझेंगे चीजों को तो चीजें बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें मल्हार से, ठीक है, हमने पढ़ लिया आपका क्या? बालपुर पढ़ा। अब हम मल्हार देखते हैं तो वहां से राजा अपीलक की दो मुद्राएं मिलेंगी। एक मुद्रा जो है वो तांबे की है, एक कांसे की है। देखिए इस प्रकार। ठीक है, और विशिष्टि पुत्र फुलमावी ये चांदी का अवाक्य सिक्का मिला है। ठीक है, और सीसे या पोटिन के 4 सिक्के मिले हैं और 2 सिक्कों में सातकर्णी का नाम उत्कीर्ण है, एक सिक्के में वेदश्री का नाम उत्कीर्ण है। तो ये सारे ही फैक्ट आपको बहुत अच्छे से रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं आपके। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला टॉपिक में आप देखेंगे कि चकरबेड़ा जो स्थल है वो बिलासपुर में है और यहाँ से आपको मिलेगा सातवाहन कालीन रोम का सिक्का। रोम का सिक्का मिलेगा। 2 स्वर्ण सिक्के मिले जो दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे विदेशी व्यापार भी होता था। देखिए दिख रहा है ना, इसमें आप लोग को इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पे बने हुए जो रोम के जो लोग हैं उनकी कलाकृति, वहां के राजा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में जो सातवाहन कालीन जो साक्ष्य मिला है उसमें हम देखेंगे काष्ठ स्तंभ। काष्ठ स्तंभ आपका एक लकड़ी का स्तंभ है जो कि आपकी निकला था सन खोज, जब इसकी बात करें तो 1921 में। अभी भी वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में इसको रखा गया है। ठीक है, इसके उल्लेख क्या मिलता देखिएगा तो इसमें उल्लेख मिलता है कि जो सातवाहन काल के जो कर्मचारी थे उनका क्या नाम था, जो किस पद पे थे, इसका उल्लेख मिलता है। अब आप जानेंगे कि ये जो किरारी से प्राप्त आपका काष्ठ स्तंभ है ये 1921 में खोजा गया। अप्रैल का समय था। ये आपका जो है साल बीजा लकड़ी से बना हुआ था। जब तालाब से काट मिट्टी निकाल रहे थे तो उस दौरान ये आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब आप समझिएगा कि
छत्तीसगढ़ में सातवाहनकालीन जो साक्ष्य हैं वो कैसे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा शिलालेख। कोई भी चीज अगर किसी भी पाषाण या शिला पे लिख दी जाती है तो वो शिलालेख कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुंजी या दमोदरा जो शक्ति में है। देखिए यहाँ से जो अभिलेख आपको प्राप्त हुआ है उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा है प्राकृत है, ठीक है। स्थान मैंने बता दिया आपको गुंजी, इसका नाम है इस अभिलेख का दमोदरा नाला चट्टान लेख, ठीक है। अब इसमें क्या उल्लेख मिलता है, देखिए इसमें ये उल्लेख मिलता है कि जो कुमार वरदत्त ऋषि था वो अपनी आयु बढ़ाने के लिए 2 बार 1,000 गाय ब्राह्मणों को दान में देता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि जो वरदत्त ऋषि है उसके अन्य शिलालेखों की बात करें तो वो खैरागढ़ के विक्रमपुर गांव से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इतने फैक्ट आप लोग को याद रखने। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ऋषभ तीर्थ है वो कहाँ से संबंधित है, आपके दमोदर संबंधित है। ये भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे समझेंगे आपका कि छत्तीसगढ़ में सातवाहनकालीन जो साक्ष्य में प्रतिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि कहाँ से मिली है, आपकी बूढ़ी खाट मल्हार से प्राप्त हुई। स्थान क्या है आपका, बूढ़ी खाट मल्हार, और ये कहाँ पे है आपका, बिलासपुर में, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, विष्णु जी की। अब इसमें क्या उल्लेख है कि राजा जो विदुषी थे उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम कहें कि इसका निर्माण किसने कराया था तो 2 महिलाओं के नाम याद आएंगे आपको, एक प्रभावती और एक भरद्वाज जी। तो ये जो महिलाएं थी इन्हीं महिलाओं द्वारा इस मूर्ति का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब अगर हम देखें स्थापत्य, भाई अब कोई राजा शासन करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो निर्माण भी करेगा, है ना, स्थापत्य। तो इनके द्वारा जो भी स्थापत्य किया गया वो गुंजी में स्थित है, ठीक है। स्थान क्या है, गुंजी। अब इसमें निर्माण क्या किया गया, एक 5 मंजिला संघाराम। संघाराम क्या होता था, जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो जहाँ पे निवास करते थे उसको हम संघाराम कहते थे। अभी किसके द्वारा किया गया, तो सातवाहनकालीन शासकों द्वारा किया गया। किसके ये किया गया, क्वेश्चन आए तो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के निवास के लिए किया गया था, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को। चलिए अब अगर हम देखें कि इनके समय में कौन आया था हमारे छत्तीसगढ़ में, यात्रा वृतांत देखें तो इसके समय में आया था एक प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी। कहाँ से आया था वो, मिस्र से आया था, और उसने छत्तीसगढ़ की पूरी यात्रा की। उसने छत्तीसगढ़ को कहा अधिष्ठी, ये नाम याद रखना है आप लोग को, अधिष्ठी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब विशेष ये है कि दक्षिण कौशल का जो पूर्वी भाग था वहां पे चेदी वंशी शासक खारवेल का क्षेत्राधिकार था, ठीक है। और सातवाहनकालीन शासक स्वयं को क्या कहते थे, दक्षिण पथ स्वामी कहते थे। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिए। उपयुक्त साक्ष्यों, सिक्कों और शिलालेख काष्ठ स्तंभ से ये सिद्ध हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में सातवाहनकालीन सत्ता रही होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को यहाँ तक तो बहुत कुछ समझ आ गया होगा, सातवाहनकालीन सभी चीजें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और कंटिन्यू आपके सेशन आते रहेंगे। धन्यवाद।